तो अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। ये मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा था, ठीक है। इसका पूरा नाम था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ये पूरा नाम था इसका। ये पब्लिश हुआ था 1865 के अंदर। इसके अंदर क्या करा मैथ्यू आर्नल्ड ने, क्या करा है, जो क्रिटिसिज्म होता है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन की है। मतलब क्रिटिसिज्म के हवाले से बताया है कि क्रिटिसिज्म किस तरीके से करना चाहिए और कैसा करना चाहिए क्रिटिसिज्म। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा ये क्रिटिसाइज भी करता है उन राइटरों पे जो 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 क्या कहते हैं, पॉलिटिकली और रिलीजियसली, मतलब अपने वर्क के अंदर जो है पॉलिटिक्स के ऊपर लिखते हैं, मतलब पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं, मतलब पॉलिटिक्स को खूबसूरत बना के या रिलीजियस जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको खूबसूरत बना के उनको मतलब ऐसा दिखाना, हकीकत में वो होती नहीं है, लेकिन वो उनका खुद इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स के अंदर। किसी राइटर का या किसी राइटर का रिलीजन के अंदर इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करता है, हकीकत से हट के अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो है मतलब उनमें अपने वर्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ें डाल देता है जो सच नहीं होती। तो उन लोगों पे भी जो है इसने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है मैथ्यू आर्नल्ड ने। इसमें बताया कि क्रिटिसिज्म का क्या तरीका होना चाहिए, एक क्रिटिक को किस तरीके से किसी भी वर्ड पे किसी भी वर्क के ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो इसके अंदर बात करता है आइडिया वीएस रियलिटी, मतलब आइडिया वर्सेस रियलिटी। तो सिंपली जो मैथ्यू आर्नल्ड होता है वो एक्सप्लेन करता है कि एक जो क्रिटिक होता है उसका जो टास्क होता है वो ये होता है कि अगर वो किसी वर्क के ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाह रहा है तो उसको उसी तरीके से दिखाए जिस तरीके से वो वर्क है। मतलब अपनी पर्सनल जो है कुछ जजमेंट नहीं डाले कि अगर वो उससे फॉर एग्जांपल क्या कहता है, अगर उससे कोई दुश्मनी है या उसने कोई ऐसा टॉपिक चूज नहीं किया जो रिलीजन से हटके हो या कुछ हो, तो इस वजह से उसके वर्क को खराब ना करें। मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जो है किसी वर्क को बुरा नहीं बोले। तो सिंपली मैथ्यू आर्नल्ड यहाँ पे बोलते हैं कि जो है एक वर्क को उसी तरीके से दिखाए जिस तरीके से वो वर्क है। ये जो है एक क्रिटिक की ड्यूटी होती है, ये मैथ्यू आर्नल्ड अपने वर्क में बोलते हैं। फिर इसमें बात करते हैं कि अगर किसी राइटर को ग्रेट लिटरेरी वर्क, मतलब ऐसा वर्क प्रोड्यूस करना हो जो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो पावर ऑफ मैन और दूसरा पावर ऑफ मूवमेंट। वो बोलते हैं अगर पावर ऑफ मैन या पावर ऑफ मूवमेंट, इन दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो कोई भी राइटर एक अच्छा वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक राइटर को अच्छा वर्क प्रोड्यूस करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से दो चीज़ें हैं, पावर ऑफ मैन एंड पावर ऑफ मूवमेंट। पावर ऑफ मैन के अंदर ये आ जाता है कि आपका जो वर्क हो वो क्रिएटिव हो और प्रोडक्टिव हो, मतलब काम का भी हो और उसमें क्रिएटिविटी भी हो। पावर ऑफ मूवमेंट में ये आ जाता है कि जो आपका वर्क हो ना वो आपकी ईरा से मैच करना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि जो आपकी ईरा हो, जो आपकी सराउंडिंग हो, उससे आपका वर्क जो है मैच होना चाहिए, उससे जो है डील करने वाला होना चाहिए आपका वर्क, मतलब उससे रिलेट करे आपकी ईरा से। तो ये पावर ऑफ मूवमेंट और पावर ऑफ मैन आ जाता है। अब पावर ऑफ मूवमेंट एंड पावर ऑफ मैन की जो है ये उसकी एग्जांपल देके इन दो टर्म्स को मज़ीद एक्सप्लेन करता है, जिसमें गोइट और बायरून ये दो राइटर हैं, इनका एग्जांपल देता है। बोलता है ये दोनों राइटर जो हैं इन दोनों के पास जो है प्रोडक्टिव वर्क लिखने के जो है स्किल्स थे। इन दोनों के जो वर्क थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इसमें से एक राइटर है जिसका नाम गोइट है, उसका जो प्रोडक्ट थी, जो मतलब उसका वर्क था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था बानिस्बत के बायरून के। वो इसलिए कि ये जो है इसका जो बैकग्राउंड था वो रिच था, इसकी सराउंडिंग जो है अच्छी थी, इसकी कल्चर अच्छा था। तो यहाँ पर ये बोलता है कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें पावर ऑफ मूवमेंट और पावर ऑफ मैन, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक कोई भी राइटर एक अच्छा वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर आगे चलते हैं तो मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। वो बोलते हैं कि जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो राइटर ने क्या कर दिया, नॉलेज की तरफ फोकस नहीं कर रहे, पॉलिटिकल नॉलेज जो होती है और क्या कहते हैं रिलीजियस नॉलेज होती है इन पे लिखना शुरू कर दिया। जो साइंस की नॉलेज है या वैसी नॉलेज है हकीकत की, उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पोइट्री है इसका जो रुझान है लोगों की तरफ से, जो पोइट्री की हकीकत है वो कम से कम होती जा रही है। फर्दर जो है राइटर बात करते हैं कि एक जो राइटर है उसे यूज़ करना चाहिए डिस इंटरेस्टेडनेस का।
ठीक है। डिसइंटरेस्टेडनेस क्या होती है कि जब भी आप कोई भी पोइट्री लिखो तो उसके अंदर जो है आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब पर्सनली आप कोई अपने पास से जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो नहीं आप उसमें ऐड करो, और ना ही आपका कोई पर्सनल फ़ायदा होना चाहिए जब भी आप कोई भी लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करते हो। आप हमेशा जो है बिल्कुल इसमें ये बोलते हैं कि एक राइटर को बिल्कुल न्यूट्रल होकर लिखना चाहिए, ना ही उसका कोई फ़ायदा हो, ना ही कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जब भी वो कोई लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस करे। उसको जो है जो चीज़ जैसी हो वैसे ही दिखानी चाहिए। जब भी कोई राइटर जो है वो क्रिटिसिज्म करता है किसी वर्क के ऊपर। फिर डिसइंटरेस्टेडनेस के अंदर वो बोलता है कि एक क्रिटिक को जो है 3 चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए। पहली तो ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए कि कोई भी क्रिटिक जो है किसी वर्क पे क्रिटिसाइज़ करे तो सबसे पहले तो उसे ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए कि जो है भाई ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? और उसको जो है जितनी भी चीज़ें हैं उसको उसी तरीके से देखना चाहिए जिस तरीके से वो अपनी रियल फॉर्म में मौजूद हैं। सेकेंडली वो बोलते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के एक क्रिटिक को जो है मतलब ऐसे आइडियाज़ प्रमोट करने चाहिए, मतलब ऐसे आइडियाज़ प्रोड्यूस करने चाहिए जो सोसाइटी के अंदर बेस्ट आइडियाज़ हों। बाकी थर्ड के अंदर वो ये बोलते हैं कि जब जो है एक क्रिटिक जो है ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखता है, मतलब ट्रू आइडियाज़ दिखाता है और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर किसी पे क्रिटिसाइज़ करता है, तो इससे क्या होगा कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए एक अच्छा असरात पड़ेगा उस पे, जो आने वाले जितने भी राइटर हैं फ्यूचर के। फिर आगे मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं विक्टोरियन एज पे। वो बोलते हैं कि विक्टोरियन एज का जो क्रिटिसिज्म है वो अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि राइटर ने जो है हकीकत दिखाई नहीं है विक्टोरियन एज की ना। वो इस वजह से क्यों उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि विक्टोरियन एज के अंदर ना स्मॉल पॉलिटिकल बहुत सारे जो है ग्रुप बन गए थे, छोटे 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 रिलीजियस ग्रुप भी बन गए थे, जिसकी वजह से जो सोसाइटी थी ना वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो गई थी। तो इस वजह से जो है जितने भी राइटर थे, किसी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था, किसी का रिलीजियस में था, तो वो क्या कर रहे थे, अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो बढ़ावा दे रहे थे। वो जो है हकीकत नहीं लिख रहे थे, वो ट्रू आइडियाज़ नहीं लिख रहे थे, वो ऑनेस्ट नहीं थे अपने वर्क के साथ। इसमें एक एग्जांपल देते हैं एक वर्क की जिसका नाम होता है एडिनबर्ग, ठीक है? वो बोलते हैं कि ये विक्टोरियन एरा के अंदर ये वर्क लिखा गया था, जिसमें जो है ये वर्क किसको प्रमोट कर रहा था, ये पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहा था। तो वो बोलते हैं कि ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए जिसमें राइटर जो है अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स और पर्सनल रिलीजियस फीलिंग ऐड कर दे। आई होप के डिसइंटरेस्ट डिसइंटरेस्टेडनेस जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी जो फर्दर आखिरी चीज़ वो बताइए, उसने बताई है ड्यूटी ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब ड्यूटी ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर कि एक राइटर को किस तरीके से जो है वो क्रिटिसिज्म करना चाहिए, उसकी ड्यूटी क्या है। तो पहले तो समय पहले वो बोलते हैं कि एक राइटर को जो है वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब किसी रिलीजियस पे, किसी पॉलिटिक्स ग्रुप पे जो है डिपेंड नहीं होना चाहिए, और उसे जो है इन सारी चीज़ों से जो है दूर रहना चाहिए, उसे एक न्यूट्रल होना चाहिए। ड्यूटी ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर जो है मैथ्यू आर्नल्ड बता रहे हैं। ड्यूटी ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर बोलते हैं कि जो राइटर्स की जजमेंट हो वो जो है सिर्फ उनके माइंड के ऊपर हो, मतलब वो जो सोचें उसमें जो ट्रू आइडियाज़ हैं वही वो अपने वर्क के अंदर प्रोड्यूस करें, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि उन्हें अगर किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई उनके खिलाफ बात लिखी हुई है तो उसमें जो है क्या कहते हैं वो अपनी पर्सनल चीज़ें डाल दें। और फिर आखिर के अंदर जो है मैथ्यू आर्नल्ड सिंपली ये बोलते हैं कि जो उन्होंने बातें लिखी हैं ये बातें वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यही हकीकत है ज़िंदगी की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।